हेलो फ्रेंड्स, यदि आप SKMU से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और यदि आप अभी सेमेस्टर 2 में हैं और आपका ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है, मेजर पेपर, तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ ही दिनों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें यूनिट 1 के सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला जो क्वेश्चन है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो याद रखिएगा कौन थे, पुष्यमित्र शुंग थे। दूसरा प्रश्न है, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी। तो शुंग वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ था, आपका पाटलिपुत्र था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो जो अंतिम मौर्य शासक थे वो बृहदत्त थे। कौन थे? बृहदत्त। अगला है, इंडो ग्रीक का प्रसिद्ध शासक कौन था। तो इंडो ग्रीक के जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे वो मिनांडर थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिलिंद पन्हो किससे संबंधित ग्रंथ है। तो ये जो ग्रंथ है ये आपका संबंधित है मिनांडर और नागसेन से संबंधित है। अगला है 6 नंबर प्रश्न देखिए, शक मूल रूप से कहाँ के निवासी थे। जो शक लोग थे, शक वंश के लोग थे, वो कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के मूल निवासी थे, ये आपको बताना है। तो ये जो थे ये मध्य एशिया के मूल निवासी थे। अगला है, शकों का प्रसिद्ध शासक कौन था। शकों का जो प्रसिद्ध सबसे शासक था वो था रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम। अगला है कि जूनागढ़ का जो अभिलेख किसने बनवाया था। तो जूनागढ़ का भी अभिलेख इन्होंने ही बनवाया था, रुद्रदामन प्रथम ने। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। तो जो कुषाण वंश के संस्थापक थे वो कौन थे, कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस कुषाण वंश के संस्थापक थे। एक लास्ट MCQ क्वेश्चन है, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो कनिष्क थे। सॉरी, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, और भी 10 क्वेश्चन इसमें है ऑब्जेक्टिव के। अगला देखिए 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। तो कनिष्क की जो राजधानी थी वो पुष्कलपुर थे। कहाँ थे? पुष्कलपुर। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासन काल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कनिष्क के शासन में किस बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो तूतीय, याद रखिएगा किसका हुआ था, तूतीय। कुषाण शासक कनिष्क ने किस धर्म का संरक्षण किया था। जो कुषाण शासक के कनिष्क थे उन्होंने किस धर्म का संरक्षण किया था, किस धर्म को बचाया था। तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म को। किसको? बौद्ध धर्म को। अगला प्रश्न देखते हैं कि कनिष्क के समय प्रचलित संवत को क्या कहते थे। कनिष्क के समय जो संवत था, जो प्रचलित था, उसको क्या कहते थे। तो उसको बोलते थे कुषाण संवत। ठीक है। अगला देखिए, कुषाण वंश का जो अंतिम प्रमुख शासक कौन था। तो जो कुषाण वंश के अंतिम प्रमुख शासक थे वो थे वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, इंडो ग्रीक शासक मिनांडर का दूसरा नाम क्या था। मिनांडर को दूसरे नाम से क्या जाना जाता था। तो इसको मिलिंद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मिलिंद। मिनांडर का राजा मुख्यतः कहाँ था। मिनांडर के जो राजा थे वो मुख्यतः कहाँ के थे। तो ये सिंध एवं पंजाब के थे। कहाँ के थे? सिंध एवं पंजाब के। शक वंश की कौन सी शाखा भारत में प्रसिद्ध हुई। शक वंश का कौन सा शाखा भारत में प्रसिद्ध हुआ। तो याद रखिएगा ये जो पश्चिमी था, पश्चिमी क्षेत्र के ज़्यादा इसमें प्रसिद्ध हुए थे। अगला देखिए, पश्चिमी क्षत्रपों की राजधानी कहाँ थी। जो पश्चिमी क्षत्रप था उसका राजधानी था उज्जैन। कहाँ पर था? उज्जैन।
शुंग वंश के प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो शुंग वंश के जो प्रसिद्ध शासक थे पुष्यमित्र थे या अग्निमित्र भी थे। तो ये था 20 MCQ क्वेश्चन। अब हम लोग इसी यूनिट 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो पहला जो प्रश्न है कि शुंग, बैक्ट्रियन यूनानी एवं शक, इन तीनों का शासन व्यवस्था का तुलना करना है। शुंग का, बैक्ट्रियन यूनानी का और शक शासक का, इन तीनों का जो शासन व्यवस्था है उसका तुलना करना है, क्योंकि सबके शासन काल में शासन व्यवस्थाएं क्या होती है, अलग अलग होती है। सभी राजाएं अपने शासन व्यवस्था को अपने तरीके से चलाती है। तो इन तीनों में तुलना करना है कि कौन बेहतर था, किसका शासन व्यवस्था बेहतर था। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आएगा आपका 10 नंबर में। तो मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। पतन के बाद 185 ईसा पूर्व के बाद, पतन के 185 ईसा पूर्व के बाद शुंग, बैक्ट्रियन और यूनानी तथा शक शासकों का उदय हुआ। जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया तब ये तीनों शासकों का शासनकाल भारत में उदय हुआ। आगे देखिए, इन तीनों शासकों की शासन व्यवस्थाओं में समानताएं भी थी। तीनों में कुछ कुछ समानताएं भी थी और कुछ कुछ क्या थी, भिन्नताएं भी थी। तो कुछ कुछ नियम जो थे शासन चलाने के तीनों में सेम थे और कुछ कुछ नियम जो थे वो क्या थे, बिल्कुल अलग थे। तो सबसे पहले शुंग शासन व्यवस्था को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें शासन व्यवस्था किस प्रकार था। तो शुंग वंश की शासन स्थापना जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने किया था 185 ईसा पूर्व में। यह वंश मुख्यतः मगध तथा मध्य भारत में शासन करता था। शुंग शासकों की शासन व्यवस्था राजतांत्रिक थी। यहाँ पर राजा का शासन होता था और राजा ही सर्वोच्च शासक होता था तथा शासन मंत्री परिषद की सहायता से चलता था। वहाँ के जो मंत्री परिषद थे उनके हिसाब से वहाँ का शासन व्यवस्था चलाया जाता था। राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया था जिन पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। उन्हें वैदिक धर्म, ब्राह्मणों तथा अश्वमेध यज्ञ को संरक्षण दिया। इन्होंने वैदिक धर्म को, ब्राह्मणों को, अश्वमेध यज्ञ को क्या किया, संरक्षण दिया। और मौर्य प्रशासन की अनेक व्यवस्थाओं को जारी रखा, क्योंकि मौर्य काल के बाद ही ये शासन व्यवस्था पनपी थी। तो इन्होंने उसके प्रशासन के अनेक व्यवस्थाओं को भी अपने काल में क्या रखा, जारी रखा। ठीक इसी तरह अगर बैक्ट्रियन यूनानी का बात करेंगे तो यहाँ का शासन व्यवस्था किस प्रकार था समझिएगा। बैक्ट्रियन यूनानी जो थे शासकों ने उत्तर पश्चिम भारत जैसे गांधार, पंजाब, सिंध एवं मथुरा तक में शासन किया। इनकी शासन व्यवस्था राजतांत्रिक थी। यहाँ भी शासन व्यवस्था कैसा था, राजतांत्रिक थी। यहाँ पर भी राजा का शासन था, परंतु उस पर यूनानी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे। यहाँ पर यूनानी के नियमों को ज़्यादा देखा गया था। इन्होंने सुव्यवस्थित अच्छे तरीके से सिक्के की प्रणाली को विकसित किया और सिक्के में भी दो तरह के भाषा को जारी किया था। द्विभाषी सिक्के को जारी किया था जिन पर यूनानी तथा खरोष्टी या ब्राह्मी लिपि मिलती है। स्थानीय भारतीय अधिकारियों को प्रशासन में स्थान दिया गया। जो वहाँ के भारतीय अधिकारी थे उनको भी शासन व्यवस्था में भाग लेने के लिए बोला गया। इसके अलावा जो नगर प्रशासन था, सेना संगठन था या न्याय व्यवस्था था, इन तीनों व्यवस्थाओं पर यूनानी का ही मुख्य रूप से प्रभाव देखा जाता है। किंतु इन्होंने भारतीय परंपराओं को भी अपनाया। भले ये लोग अपना नियम कानून वहाँ पर चला रहे थे यूनानी लोग, लेकिन उन्होंने भारतीय परंपराओं को भी क्या किए, अपना कर रखा, उनको बदला नहीं। अगला देखिए वही क्वेश्चन है, खत्म नहीं हुआ। तीसरा है कि शक शासन व्यवस्था वहाँ पर किस प्रकार का था समझिए। जो शक शासक थे ये भी पश्चिमी भारत, मध्य भारत तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में शासन किया। इन्होंने क्षत्रप तथा महाक्षत्रप की प्रशासनिक पद्धति अपनाई। साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटकर नियुक्त किए जाते थे। अलग अलग छोटे छोटे भागों में इन्होंने क्या किया, साम्राज्य को, पूरे साम्राज्य को बांट दिया था। जो स्थानीय प्रशासन, जो वहाँ के जो लोकल लोग थे उनको प्रशासन करने और कर वसूली करने और न्याय का कार्य देखने के लिए सौंप दिया गया। महाक्षत्रप सर्वोच्च प्रांतीय अधिकारी होता था। ये लोग महाक्षत्रप जो थे
वो बड़े अधिकारी होते थे और इन्होंने छोटे छोटे अधिकारियों को चुन के रखा था कि आपको ये छोटे छोटे क्षेत्रों में शासन चलाना है, वहाँ पर न्याय दिलाना है, वहाँ पर कर वसूली करना है। शक शासकों ने व्यापार, राजस्व व्यवस्था तथा प्रांतीय प्रशासन को सुग्राष्ठित बनावर और स्थानीय परंपराओं को स्वीकार किया। तो ये था तीनों का शासन व्यवस्था। अब तीनों का अगर तुलना करेंगे तो कैसे तुलना करेंगे समझिए। शासन का अगर स्वरूप देखेंगे तो तीनों राजवंशों में राजतंत्र था, तीनों में राजतंत्र था। राजा सर्वोच्च सत्ता का केंद्र होता था। राजतंत्र में सबसे बड़ा पावर किसके पास होता है? राजा के पास। शुंग ने प्रत्यक्ष राजशक्ति पर अधिक बल दिया था। इंडो ग्रीक ने यूनानी प्रभाव के साथ राजतंत्र, जबकि शकों ने प्रांतीय शासन को सुदृढ़ कर शासन को व्यवस्थित बनाया। तीनों में राजतंत्र था, लेकिन व्यवस्था चलाने का तीनों का क्या था? अलग अलग था। अगर प्रशासन का बात करेंगे तीनों में, तो शुंग में प्रांतों में अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। जो अधिकारी होता था उसको नियुक्त किया जाता था। इंडो ग्रीक ने भारतीय अधिकारियों को शामिल किया। इंडो ग्रीक वाले डायरेक्ट भारत वाला को शामिल कर दिए। और जो यूनानी लोग थे, इन्होंने प्रशासनिक परंपराओं का समन्वय किया। शकों को क्षेत्र में, छोटे छोटे क्षेत्र में बांट दिया गया और वहाँ पर प्रशासन को क्या किया गया? प्रमुख अधिकारी बना दिया गया। अगर मुद्रा का प्रचलन का बात करेंगे, समझिएगा मुद्रा का, तो शुंग के सिक्के सीमित मात्रा में मिलते हैं। शुंग का जो सिक्का था वो सीमित मात्रा में मिलता है। इंडो ग्रीक ने उच्च कोटि के द्विभाषी सिक्के जारी किए, इंडो ग्रीक ने, जबकि शकों ने भी बड़ी मात्रा में सिक्के जारी किए जिन पर ग्रीक, खरोष्टी या ब्राह्मी लिपि मिलता है। ठीक है, तो सिक्के का प्रचलन भी दोनों के शासनकाल में अलग अलग तरीके से था। अगर धर्म और संस्कृति का बात करेंगे तो शुंगों ने वैदिक धर्म, अश्वमेध यज्ञ इत्यादि का संरक्षण दिया। इंडो ग्रीक ने भारतीय धर्मों तथा यूनानी संस्कृति का समन्वय किया। सभी ने अपने अपने हिसाब से कुछ पिछले धर्म को भी अपना के रखा, नए नए धर्मों का पालन किया, कुछ धर्मों का बचाव भी किया। सबका शासन व्यवस्था में अलग अलग तरीके से था। अगर अर्थव्यवस्था और व्यापार का बात करेंगे तो तीनों शासकों में व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया। मतलब तीनों का शासनकाल में व्यापार को ही ज़्यादातर बढ़ावा दिया गया और कर प्रणाली को व्यवस्थित रखा गया और टैक्स वसूली का जो काम था उसको जारी रखा गया। विशेषकर इंडो ग्रीक और शक शासकों में समय विदेशों के साथ व्यापार बढ़ गया। इन दोनों के शासनकाल में विदेशों से भी व्यापार होने लगा ज़्यादातर मात्रा में। अगर भारतीय परंपराओं से संबंध इसमें जोड़ेंगे तो शुंग पूरी तरह भारतीय परंपराओं पर आधारित था, जबकि इंडो ग्रीक ने भारतीय और यूनानी परंपराओं का मिश्रण अपनाया, दोनों को मिला करके अपनाया। और जो शक लोग थे, इन्होंने भारतीय परंपराओं को स्वीकार कर राज्य व्यवस्था में ढाल दिया गया। निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि शुंग, इंडो ग्रीक और शक शासकों की शासन व्यवस्थाएं अपने अपने स्वरूप में महत्वपूर्ण थी, अपने अपने हिसाब से सभी के टाइम में महत्वपूर्ण थी। इसको याद रखिएगा। बाकी निष्कर्ष में इतना ही लिखिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन कीजिए। कुषाण वंश का हम लोग शासन व्यवस्था का वर्णन करेंगे। अब कुषाण वंश जो थे, भारतीय इतिहास में कुषाण वंश का विशेष महत्व है। कुषाण मूलतः मध्य एशिया, जिसको युएजी जाति से संबंधित थे। भारत में कुषाण शासन की स्थापना कुजुल कंडफिसेस, जो लगभग 30 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बाद विम कडफिसेस तथा कनिष्क लगभग 78 ईसा पूर्व से 102 ईसा पूर्व ने साम्राज्य का विस्तार किया। कनिष्क के समय कुषाण साम्राज्य अपनी सर्वोच्च उन्नति पर पहुंच गया था। इसकी राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर थी तथा मथुरा भी एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था कनिष्क के समय में। कुषाणों ने भारतीय, यूनानी, ईरानी तथा मध्य एशिया परंपराओं का समन्वय कर एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित की। इन्होंने भारतीयों का भी, यूनानियों का भी, ईरानियों का भी और मध्य एशिया के सभी परंपराओं को मिलाकर एक सुदृढ़, एक अच्छे तरीके से शासन व्यवस्था को वहाँ पर अपनाया है। और यही आपको याद रखना कि कुषाण वंश की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन करना है। तो शासन व्यवस्था कहाँ कहाँ से लिया गया था? भारत के भी शासन व्यवस्था उसमें शामिल थी, यूनानी के भी थे, ईरान के भी थे, मध्य एशिया के सभी परंपराओं को मिला करके ये अपना शासन व्यवस्था बनाए थे।
अगर केंद्रीकृत राजतंत्र देखेंगे वहाँ पर तो किस प्रकार था समझिए। तो जो कुषाण शासन पूर्णतः केंद्रीकृत राजतंत्र पर आधारित था, मतलब टोटली ये किस पर आधारित था, राजतंत्र पर आधारित था। राजा का सर्वोच्च अधिकारी होता था, राजा ही सर्वोच्च अधिकारी होता था राज्य का। यहाँ पर शासन हो, चाहे न्याय हो, चाहे सेना का या कर व्यवस्था हो तथा विदेश नीति हो, उसका उस पर पूर्ण अधिकार राजा का होता था। कुषाण शासक स्वयं को देवी शक्ति युक्त मानते थे। ये लोग खुद को क्या मानते थे कि देवियों का शक्ति है इनमें, जिसका प्रमाण उनके सिक्कों पर अभिलेख से मिलता है। सिक्कों पर अभिलेख के रूप में इन्होंने लिखवाया था अपनी शक्ति को प्रचलित करने के लिए। दूसरा आता है प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन क्या है समझिए। इन्होंने विशाल साम्राज्य को सुचारू संचालन के लिए राज्य को विभिन्न प्रांतों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। प्रत्येक प्रांत में छत्रप तथा महाछत्रप जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। यहाँ भी याद रखिएगा कुषाण वंश में भी क्या था, ये लोग छोटे छोटे क्षेत्र में और जो बड़ा क्षेत्र होता था वहाँ पर अधिकारी को नियुक्त करके वहाँ का शासन व्यवस्था चलाता था। स्थानीय प्रशासन में भारतीय परंपराओं को भी अपना गया। जो स्थानीय प्रशासन होता था वहाँ पर भारत के परंपराओं को भी अपनाकर रखा गया। ठीक उसी तरह अगर राजस्व व्यवस्था का बात करेंगे तो कुषाण शासन की आय का मुख्य स्रोत भूमिकर था। ये ज़्यादातर अपना जो स्रोत लेते थे, आय का स्रोत इनका क्या था, भूमिकर, जमीन से जो टैक्स मिलता था वो। इसके अतिरिक्त व्यापारिक कर भी था, जो व्यापार करने का कर लिया जाता था वो भी, सीमा शुल्क भी लिया जाता था और अन्य कर से भी राजस्व प्राप्त होता था। व्यापार मार्गों की सुरक्षा कर संग्रह नियमित रूप से होता था और राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनी रहती थी। सैनिक व्यवस्था का बात करेंगे, तो कुषाणों की सेना अत्यंत शक्तिशाली थी। जो कुषाण वंश की सेना थी वो बहुत शक्तिशाली थी। इसमें पैदल सेना भी थे, घुड़सवार भी थे और युद्धक हाथियों का भी प्रयोग किया जाता था। मध्य एशिया परंपरा के कारण उनकी घुड़सवार सेना उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। मध्य एशिया में घुड़सवार के कारण इसकी सेना भी क्या थी, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी। सेना की सहायता से उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत, मध्य एशिया तथा रेशम मार्ग को अपना प्रभाव स्थापित किया अपनी शक्तिशाली सेना से। पांचवा है इसका न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था क्या है समझिए। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, ये सबको पता है। विशाल साम्राज्य के कारण स्थानीय प्रांतों में न्यायिक कार्य हेतु अधिकारियों को, जानते हो ज़्यादा बड़ा क्षेत्र होने के कारण ये सभी जगह न्याय करने नहीं पहुंच सकते थे, इसीलिए छोटे छोटे क्षेत्रों में न्याय करने के लिए अधिकारियों को क्या किए थे, नियुक्त किए थे। न्याय व्यवस्था में स्थानीय रीति रिवाजों और भारतीय परंपराओं का सम्मान किया। अपराध के अनुसार दंड भी निर्धारित किए जाते थे। जो जिस प्रकार का अपराध करता था उसके हिसाब से दंड भी दिया जाता था उनको। आगे देखिए, अगला है धर्म नीति। धर्म नीति क्या है समझिए। कुषाण शासक धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु थे। विशेषकर कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण योगदान भी दिए। और जो कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया था। साथ ही इन्होंने हिंदू, यूनानी और ईरानी देवताओं का क्या किया, सम्मान भी किया। उनके सिक्कों पर विभिन्न धर्मों के देवताओं की आकृतियाँ अंकित मिलती है। अगला देखते हैं कि व्यापार एवं आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार था वहाँ पर। तो कुषाण काल में भारत का मध्य एशिया, चीन तथा रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक, आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध भी था। रेशम मार्ग के विकास से व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मध्य एशिया में रोमन साम्राज्य तथा व्यापारी मार्ग सुरक्षित थे, जिससे संग्रह और आय के साधन भी क्या हो रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। एक और बच गया इसमें, कला और संस्कृति किस प्रकार था कुषाण वंश में। तो कुषाण वंश में जो कला और संस्कृति का एक अत्यंत विकास हुआ, बहुत ज़्यादा विकास हुआ। गांधार कला शैली का विकास हुआ, जिसमें यूनानी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मथुरा कला शैली को भी कुषाण साम्राज्य में संरक्षण मिला। साहित्य, मूर्ति कला, स्थापत्य कला तथा शिक्षा का भी विशेष प्रोत्साहन दिया गया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान भी दिया। निष्कर्ष क्या निकल कर आता है कि कुषाण वंश की जो शासन व्यवस्था थी अत्यंत संगठित थी और शक्तिशाली भी था और प्रभावशाली भी था। और यहाँ के जो राजा थे वो विदेशी परंपराओं को सफल
और रूप से क्या किए, यहाँ पर स्थापित भी किए। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है 3 नंबर, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस इसमें इम्पोर्टेंट ही बनाए गए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, देखिए महायान बौद्ध धर्म के उदय के कारण सिद्धांत, इसका जो उदय का कारण है सिद्धांत है और विशेषताओं का विस्तृत वर्णन करना है महायान बौद्ध धर्म के कारण। तो ये भारतीय धार्मिक इतिहास में महायान बौद्ध धर्म का विशेष महत्व है। इसका उदय लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। हीनयान बौद्ध धर्म के कठोर नियमों, कठिन तपस्या तथा संन्यास से प्रधान जीवन के कारण सामान्यतः जनता उससे दूर होने लगी। बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया था, हीनयान और क्या, महायान। तो हीनयान में कुछ कठिन नियम थे जिनके कारण लोग उससे दूर भागने लगे, और ऐसी स्थिति में लोगों ने किसको अपना लिया, महायान बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका विकास हुआ। भक्ति और करुणा को और लोक कल्याण को प्रमुख स्थान दिया गया। इसमें सम्राट जो थे कनिष्क के संरक्षण में इसका व्यापक प्रचार प्रसार और भारत के साथ साथ एशिया के अनेक देशों में भी महायान बौद्ध धर्म भी फैल गया। महायान बौद्ध धर्म के उदय का कारण अगर जानेंगे तो देखिए, क्योंकि हीनयान बौद्ध धर्म के कठोर नियम थे जिसके कारण महायान बौद्ध धर्म को ज़्यादातर लोग मानने लगे। सामान्यतः जनता के लिए सरल एवं सहज धर्म की आवश्यकता थी। बहुत ही ज़्यादा कठोर नहीं था ये धर्म, अपना सकते थे सच्चे से अच्छे तरीके से। इसमें भक्ति, पूजा, करुणा की भावना का विकास भी दिखता था। इसमें व्यापारी जो थे, गृहस्थ थे एवं सामान्य लोगों की धार्मिक अवस्थाओं की पूर्ति भी करता था ये। और जो कनिष्क के राजा थे, इन्होंने संरक्षण तथा चौथी बौद्ध संगति का भी आयोजन किया था महायान में। महायान बौद्ध धर्म का सिद्धांत क्या था, सिद्धांत का बात करेंगे तो बुद्ध को ईश्वर तुल्य एवं पूजनीय माना जाता था। बुद्ध को ही ईश्वर के समान माना जाता था और उसका पूजा होता था। बोधिसत्व आदर्श को विशेष महत्व दिया गया। जो बौद्ध धर्म में सत्य का बात कहा गया था उसी को ज़्यादातर महत्व दिया गया। करुणा, दया, प्रेम और सेवा पर अधिक बल दिया गया। सभी प्राणियों के कल्याण एवं मोक्ष की भावना को अपनाया गया। भक्ति, पूजा, प्रार्थना को भी क्या किया गया, स्वीकार किया गया। अब यदि देखेंगे महायान बौद्ध धर्म की विशेषता क्या है, तो जो बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्ति पूजा का विकास, इसमें मूर्ति पूजा होता था महायान में। संस्कृत भाषा में बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई। चीन, जापान, तिब्बत तथा मध्य एशिया में इनका बहुत जोरों शोरों से प्रचार होने लगा महायान बौद्ध धर्म का। गांधार एवं मथुरा कला शैली का भी इसमें विकास हुआ। बौद्ध धर्म के अधिक लोकप्रिय, जन सामान्य के अनुकूल इनको बनाया गया और बौद्ध धर्म अधिक लोकतांत्रिक एवं सामान्यकारी रूप से विकसित हुआ। ज़्यादातर विकास इसका महायान में हुआ। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि महायान बौद्ध धर्म ने बौद्ध धर्म को अधिक सरल, भक्ति प्रधान और लोकहितकारी बनाया। मतलब महायान जो बौद्ध धर्म थे बहुत ज़्यादा सरल था, भक्ति के लिए, लोगों के लिए मानना बहुत ही सरल था, और ये लोकहित के लिए था, जनता के लिए, हितों के लिए था। आगे दो और प्रश्न हैं, 4 और 5, ठीक है, नहीं हाँ 2 प्रश्न हैं इसमें। चलिए देखते हैं दोनों प्रश्न को। वज्रयान जो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई, सिद्धांतों, इसका सिद्धांत, इसका प्रभाव का भी विस्तृत वर्णन करना वज्रयान बौद्ध धर्म का। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे महायान, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, वज्रयान। तो वज्रयान बौद्ध धर्म महायान बौद्ध धर्म की एक उन्नत, मतलब महायान बौद्ध धर्म को ही एक अच्छे तरीके से, ठीक है, रहस्यवादी शाखा से, या इसका विकास लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुआ। वज्र का अर्थ होता है अटूट, जिसका मतलब है शक्तिशाली एवं दृढ़। इस संप्रदाय का उद्देश्य मंत्र, तंत्र, ध्यान और योग के माध्यम से साधक को शीघ्र निर्वाण की प्राप्ति कराना था। मतलब इनमें कुछ मंत्र, कुछ क्या किया गया, कुछ नियम को रखा गया, कुछ ध्यान में रखने योग्य बातों को रखा गया, जिससे लोगों को निर्वाण की प्राप्ति जल्दी हो सके। इसका विकास ज़्यादातर कहाँ हुआ, विशेष रूप से बिहार, बंगाल, तिब्बत, नेपाल और भूटान में हुआ वज्रयान बौद्ध धर्म का। वज्रयान बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे हुए समझिए। तो वज्रयान का विकास महायान बौद्ध धर्म से हुआ। ठीक, इसका उदय लगभग
6वीं और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हो गया था, ईस्वी में हुआ था, सॉरी ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में। महायान की जटिल साधना के कारण सरल एवं शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति के लिए नए मार्ग की आवश्यकता महसूस हो गई। इसमें शीघ्र निर्वाण की प्राप्ति का बात कहा गया। तांत्रिक परंपराओं तथा स्थानीय धार्मिक मान्यताओं के प्रभावों से वज्रयान का विकास हुआ। इसके अलावा जो पाल शासक थे के समय बिहार बंगाल में इसका बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ। बंगाल में और बिहार में इसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ। अगर इसका सिद्धांत का बात करेंगे तो इसमें मंत्र, तंत्र, यंत्र एवं मुद्रा को विशेष महत्व दिया गया। इसमें गुरु आचार्य के मार्गदर्शन के अनिवार्य माना गया कि अगर कुछ काम करना है तो गुरु का आज्ञा लेना होगा, उससे आदेश लेना होगा। इसके अलावा ध्यान, योग, ठीक है, साधनाओं पर आत्मज्ञान प्राप्त करने का बल दिया गया कि ध्यान लगाइए, योग कीजिए, जिससे आपका आत्मज्ञान क्या होगा, बढ़ेगा। बुद्धि, बोधिसत्व एवं देवी देवताओं की उपासना की जाती थी, ठीक है। और शीघ्र निर्वाण प्राप्त करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इसमें शीघ्र जल्दी निर्वाण प्राप्त करने के लिए इसको बनाया गया था। अगला आता है वज्रयान बौद्ध धर्म के प्रभाव। इसके प्रभाव कहाँ देखे जाते हैं तो तिब्बत, नेपाल, भूटान तथा मंगोलिया में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार हुआ। तिब्बती बौद्ध धर्म का विकास हुआ। बौद्ध कला, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला का प्रोत्साहन किया गया। धार्मिक परंपराओं पर तांत्रिक विचारों का प्रभाव पड़ा। नालंदा और विक्रमशिला जैसे बिहार वज्रयान शिक्षा के प्रमुख केंद्र में इसको शामिल किया गया। अगर इसका निष्कर्ष निकालेंगे तो वज्रयान बौद्ध धर्म ने बौद्ध धर्म को नई आध्यात्मिक एवं तांत्रिक दिशा प्रदान की। इसने मंत्र, तंत्र, ध्यान और गुरु परंपराओं को विशेष महत्व दिया। इसके माध्यम से बौद्ध धर्म का भारत से तिब्बत तथा अन्य हिमालयी क्षेत्रों में इसका प्रसार बढ़ने लगा। तो इस प्रकार हम लोग यूनिट 1 को क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, एक दूसरे से शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि अगर दूसरे टॉपिक का वीडियो, आपको दूसरे यूनिट का वीडियो चाहिए तो। धन्यवाद।